नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजेंडा। ये एजेंडा किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन या विचारधारा का नहीं है, बल्कि एजेंडा है खबरों का। ये एजेंडा है आपके हक का और डंके की चोट पर एजेंडा हम करेंगे, क्योंकि यहां तू मैं की बहस नहीं होगी, यहां चर्चा होगी। यहां सिर्फ डिबेट नहीं होगी, यहां डिस्कशन होगी। और आज का जो एजेंडा है वो आपकी और हमारी जेब का है, क्योंकि युद्ध भले ही हजारों मील की दूरी पर खाड़ी में हो रहा हो, लेकिन उसका असर यहां है, मेरी, आपकी और जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी जेब पर भी। 24 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए। शेयर मार्केट को धड़ाम होते हुए हमने इसी दौरान देखा। गैस से लेकर तेल यानी एनर्जी सेक्टर की किल्लतें देखी। वो रिपोर्ट भी देखी जिसमें दावा किया गया कि 1970 के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी संकट आ सकता है, क्राइसिस आ सकता है। ये सब बातें थी। इसी बीच एक डेडलाइन सामने थी जो कि सुबह 5 बजे की। वो डेडलाइन आती उसके पहले सोशल साइट ट्रूथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ऐलान करते हैं कि हमलों को 5 दिनों के लिए रोका जाता है। तो उधर ईरान की तरफ से दावा किया गया कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ऐलान यह कर दिया गया कि अब जो कुछ होगा वो खुर्रम शहर 4 के साए में होगा। तो फिर सवाल यह आ जाता है कि ट्रंप के इस ऐलान का मतलब क्या है? ये ट्रंप का ऐलान क्या तूफान से पहले की शांति है, या ट्रंप चुपचाप अपने आप को ये मान रहे हैं कि युद्ध में गलत फंस गए? जो उन्होंने पीट हेगसेथ के ऊपर आरोप लगाए भी थे कि भाई तुम्हारी वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई। असलियत क्या है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उसी के साथ जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं करा देता हूं, ताकि स्थिति को बेहतर तरीके से, सरल तरीके से आप समझ जाएं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, कर्नल मयंक चौबे मेरे साथ हैं और डॉक्टर रंजन कुमार मेरे साथ हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और शुरुआत देवनाथ साहब मैं आपके साथ करूंगा कि ये ट्रंप का टाको मूवमेंट है क्या? ये जो 5 दिन की मोहलत ली गई है, इस मोहलत का मतलब क्या है? भाई अमेरिका इजराइल साथ साथ हैं। अमेरिका कहता है कि 5 दिन की मोहलत हम ले रहे हैं, लेकिन इजराइल अटैक कर देता है। हाँ देखो अनंत, ट्रंप साहब को बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। डिसीजन ये लेना है कि अब क्या करें। उनके लिए एक ऑप्शन बहुत आसान ऑप्शन है कि अब तक वही करते रहें जो वो अब तक करते रहे हैं, यानी बातचीत करें, मोहलत दें और इस बीच पीछे से धड़ाम हमला कर दें। ऐसा वो पिछले साल जून में कर चुके हैं, जब बातचीत कर रहे थे, लोगों को जरा सांस आ रही थी, अचानक से उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। ऐसा ही उन्होंने 26-27 फरवरी को इंडिकेशन दिया कि बातचीत कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिया कि बातचीत अच्छी तरह से अग्रसर हो रहे हैं, और फिर धड़ाम हमला ये तो उनका कैरेक्टर है ना सर, कि जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, इसलिए टाको कहा जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी जो कह रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे किसी को पता भी नहीं है। हाँ अनंत, देखो ट्रंप बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। ये समझना पड़ेगा कि वो इस वॉर को तभी बंद करेंगे जब उनको जमीनी फायदा होगा, जब उनको पैसे का मुनाफा होगा। वैसे बता दूं, जब वो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, एक नेगेटिव सेंटीमेंट वाला कमेंट दे देते हैं जी। इससे दुनिया भर में मार्केट क्रैश हो जाती है। दोस्तों को पीछे से 1 घंटा पहले बोल देते हैं खरीद लेना शेयर मार्केट में, और फिर जब दोस्तों ने खरीद लिया बहुत सस्ते में टूटे हुए मार्केट से, तो उसके कुछ दिनों बाद फिर से वो अपने दोस्तों को कह देते। सारे रिपब्लिकन हैं। हमने तब भी देखा था जब प्रेसिडेंट बने थे तो एक डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया गया था। हाँ। अतः फायदा हुआ था उनके दोस्तों को उस दौरान भी। हाँ तो करेंगे क्या, 2 दिन के बाद तो एक पॉजिटिव कमेंट दे दें, भाई 5 दिन के लिए सीज फायर, हमला नहीं करूंगा। ये गैस प्लांट पर मार्केट चढ़ गया तो दोस्तों को फायदा हो गया। हो क्या रहा है? ऑन ए सीरियस नोट, अब उन्होंने $200 बिलियन मांगे हैं अमेरिकन कांग्रेस से। ऑलरेडी ना सिर्फ डेमोक्रेट्स वरन अनंत, रिपब्लिकन पार्टी का भी बहुत बड़ा धड़ा, लेफ्ट ऑफ सेंटर जो धड़ा है, वो $200 बिलियन इस युद्ध के लिए नहीं देना चाहता। तो अब ट्रंप को लगता है युद्ध तो मैं लड़ लूंगा, बम भी मैं गिरा लूंगा, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो जरा रुककर सांस लेने की कोशिश तो ट्रंप क्या अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं सर, क्या कि मैं फंस गया, गलत जगह पर हाथ डाल दिया इस बार? एकदम। ईरान वेनेजुएला नहीं है अनंत, इसमें कोई शक नहीं है। वो शायद वेनेजुएला के बाद शानदार जीत को अपनी मूंछों पे ताव दे रहे थे। उनको लगा कि अब तो मैं विश्व का वह व्यक्ति बन गया हूं जो विश्व को हिला सकता है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी विश्वास के साथ, गलत विश्वास था, उसी विश्वास के साथ जब उन्होंने छलांग मारी ईरान पर, तो उन्हें मालूम नहीं था कि ईरान के जो लोग हैं बहुत ही
अपने ऊपर गर्व करने वाले लोग जी। हैं। 5,000 साल, 4,000 साल, 3,000 साल वहां देश के लिए जान देने के लिए फख्र माना और जाता ये तो है। साफ है ना सर कि लोगों का जो गुस्सा था ईरान के अंदर वो सरकार के खिलाफ था, वो देश के खिलाफ नहीं था। और आज बात देश की है तो सरकार की जो करंट सिस्टम है उसकी मुखालफत में कितने लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये शंका के दायरे में आता है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन कर्नल मयंक चौबे मुझे समझाइए सर कि ये रिपोर्ट आती है सोशल साइट ट्रूथ पर, वो ट्रूथ है कि अनट्रूथ है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ी शंकाओं के घेरे में अपने आप आ जाता है, क्योंकि वहां जो पब्लिश होता है वो होगा कि नहीं होगा मेरे ख्याल से ट्रंप खुद नहीं जानते होंगे उनका अगला मूड क्या होगा। उन्होंने कहा भाई बातचीत हो गई है हमारी और 5 दिन के लिए चूंकि सकारात्मक बातचीत हुई है तो अब आगे 5 दिन के लिए कोई हमला नहीं होगा। अब सारे जो ऑपरेशंस जो न्यूक्लियर साइट्स पर होने थे वो टाल दिए जाते हैं, एनर्जी साइट्स पर कोई अटैक नहीं होगा। ईरान ने मना कर दिया। लेकिन इसी बीच इनपुट्स ये भी आए कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये व्हाइट हाउस की तरफ से थे, अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, और माजिद तख्त खाची जो कि उप विदेश मंत्री हैं, इनके साथ में 3 और देशों के प्रतिनिधि थे जो कि इस बातचीत में शामिल थे। आज की तारीख में अल अरेबिया दावा कर रहा है कि भाई मुस्तफा खामनेई भी मान गए बातचीत करने के लिए और बातचीत हो सकती है। तो सब कुछ वैसा ही है जैसे दिखाई पड़ रहा है या इनसाइड स्टोरी कुछ और चल रही है? देखिए, इस समय अनंत हालत यूं ही है कि बिजनेसमैन ट्रम्प जो है उनके पास में मिलिट्री माइट थी और वो मिलिट्री माइट को लेकर बिजनेसमैन ट्रम्प जो है लड़ाई के लिए कूद पड़े हैं। उनको शायद वार्न किया गया होगा कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ईरान के इंस्टीट्यूशंस अभी भी इन प्लेस थे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस कैसे ही सही, लेकिन वो अपने देश को एक रखे हुए थे। अराजकता थी, प्रॉब्लम थी, जो भी था, लेकिन फिर भी देश जो है वो एकजुट होकर चल रहा था। वेनेजुएला में इस बात की कमी थी, लेकिन ट्रम्प शायद इस बात को पहचाने नहीं। और दूसरा, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की मिसाइल माइट को, और कहां से उनके पास में लगातार फीडिंग भी हो सकती है, ये भी उसका उनको मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं था, या अंदाजा था तो उसको अनदेखा किया उन्होंने। इंटरेस्टिंगली आपने जेरेड कुशनर का और स्टीव विटकॉफ का नाम लिया। आपको ध्यान होगा कि 2 दिसंबर सन 2025 में ये दोनों मॉस्को में क्रेमलिन में गए थे पुतिन साहब से मिलने के लिए। 5 घंटे इन्होंने उनसे भी भेंट की थी। तो ये दोनों ट्रस्टेड नेगोशिएटर्स हैं ट्रम्प साहब की तरफ से। स्टीव विटकॉफ, लेकिन सर ये नेगोशिएशन हो रही है कि नहीं हो रही है? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपको। ये नेगोशिएशन हो भी रही है ईरान अमेरिका के बीच में कि नहीं हो रही है? अब अंदर खाने की बात बताऊं आपको जी। नेगोशिएशन चल रही हैं। तो ईरान मना क्यों कर रहा है सर कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है? नहीं, ईरान मना करेगा, नेगोशिएशन चल रही हैं। और जो अंदर खाने की खबर है वो कुछ और भी इससे नेगोशिएशन से ज्यादा है कि एक तरीका होता है बाइंग बैक का, आप पीस को खरीदते हैं। तो मेरे सोर्सेज ने मुझे ये खबर दी है कि इस समय अमेरिका जो है इट इज ट्राइंग टू बाय पीस। आप खरीदते कब हैं? आपको पीस मिलती है, लेकिन पीस के एवज में आपको कुछ देना पड़ता है। तो ये कुछ दिया जा रहा है, इसके बारे में डिस्कशंस जो हैं वो पसे पर्दा चल रहे हैं, मेरे सोर्सेज ने मुझे खबर दी है। लेकिन तो वो ये देने की गुंजाइश क्या है सर? क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है, डॉक्टर रंजन कुमार मैं आपके पास आऊंगा इसी को लेकर, क्योंकि भाई मार्केट का बहुत दबाव था और मार्केट के दबाव के साथ साथ जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं गल्फ कंट्रीज के, जो ऑयल बॉन्ड हैं, जो बड़ा पैसा अमेरिका के पास गल्फ कंट्रीज का है, इंफ्रास्ट्रक्चर गल्फ में टूटता है, बर्बाद होता है, उसको रिबिल्ड करने के लिए जो लोग प्रभावित हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए बड़ा पैसा गल्फ कंट्री को चाहिए। तो वो पैसा अमेरिका से निकालने की कोशिश ना करें या वापस ना मांगा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सऊदी अरब का $100 बिलियन से ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो ये दबाव भी है क्या? मेरा नाम राजन कुमार है। मैं बता दूं कि देखिए, अमेरिका अभी इस युद्ध में पूरी तरह से फंस गया है। वो उस जो एंटिसिपेट कर रहा था कि जिस ढंग से वेनेजुएला में किया या बहुत ही 2 से 3 हफ्ता में वो कर पाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ईरान ने जिस ढंग से अभी रजिस्ट किया है और जिस ढंग से अपनी डिप्लोमेसी को, जो इकोनॉमिक कॉस्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया अमेरिका के लिए। उसमें 2 कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कि जो उनके जो गैस का प्राइस है, यानी अमेरिका में तेल को गैस स्टेशन बोलते हैं, तो उनका जो गैस का जो प्राइस बढ़ गया है, उसके आप जानते हैं कि क्रूड का प्राइस अभी 100 पर बैरल के से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो वैसे में भले ही उनके वो अमेरिका एक तेल एक्सपोर्टिंग देश है, अभी प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कर रहा है पूरे विश्व में, लेकिन इसके बावजूद लोगों वहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। 39 सेंट के आसपास प्राइस बढ़ गए हैं, तो वो वहाँ के लोगों को असर दे रहा है। और दूसरा कि जो स्टॉक
स्टॉक मार्केट, वहाँ पे जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अमेरिका में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर को अभी सबसे नुकसान है कि वहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो गया और ट्रंप की भी अपनी कंपनी हुआ कम हो गया। तीसरी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के साथ यह है कि जो अमेरिका अभी तक जो एक सिक्योरिटी गारंटर के रूप में देखा जाता था पश्चिम एशिया के देशों में, जिसमें कि मैं जो दुबई, जॉर्डन, कतर इत्यादि, बहरीन इत्यादि देशों की बात कर, सऊदी अरब इत्यादि की बात कर रहा हूँ, तो अभी उसकी जो छवि है पूरी तरह से खराब हो गई है। उसको लगता है कि ये तो जो रिजीम चेंज जो ईरान इजराइल करवाना चाहता था अमेरिका के माध्यम से, वो अभी नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा जो एक सिक्योरिटी उनके पास थी, एक जो दुबई को एक इमर्जिंग पावर सेंटर, एक मॉडर्न सेंटर के रूप में जो देखा, ट्रेडिंग हब के रूप में जो देखा जा रहा था, फाइनेंशियल हब के रूप में जो देखा जा रहा था, वो छवि खराब हो गई है। और डर यह भी है कि जिस ढंग से कि ट्रंप ने धमकी दी थी कुछ दिन पहले कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डैमेज करेंगे, तो ईरान ने बोला कि इनके जो जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट हैं दुबई इत्यादि में, उन पे, यानी कि पानी की कमी है इन देशों, आप जानते हैं, शुद्ध पानी जो प्योर पानी पीने वाली होती है उसकी, तो वैसे में उनको खतरा लग रहा था कि अगर यह हुआ तो बहुत बड़ी समस्या पूरे खाड़ी के देशों में हो सकता है। तो ये खाड़ी देशों का दबाव है सर अमेरिका के ऊपर क्या? जी बिल्कुल, खाड़ी देशों का तो यह भी दबाव था कि अमेरिका युद्ध नहीं करे। खाड़ी देशों का यह भी दबाव था कि यह जो युद्ध अमेरिका कर रहा है वो इजराइल के बहकावे में और नेतन्याहू के मैनिपुलेशन के कारण कर रहा है। और इसलिए आपने देखा कि ये सारे देश, इसके बावजूद कि इन सारे देशों पे अटैक तो ईरान ने किया है ना, दुबई पे तो सब इजराइल से भी ज़्यादा अटैक है, लेकिन क्या दुबई ने ईरान पे हमला किया? तो इसका कारण यह है कि इन सारे देशों में एक जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो यह है, उनको लगता है कि ईरान पे जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है और इजराइल और अमेरिका ने जो करने की कोशिश की वो सरासर गलत है। लेकिन सर मुझे प्रोफेसर आप मुझे ये बताइए सर कि जो 5 दिन का टाइम बाय किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये लल बिफोर द स्टॉर्म जैसा कि कहावत है, वो है तूफान से पहले की शांति है, या ट्रंप साइडलाइन होना चाह रहे हैं, खुद को चुपचाप निकालना चाह रहे हैं इस युद्ध से, धीरे धीरे डीएस्केलेशन होगा और ट्रंप अपने आप को साइड कर लेंगे? देखिए, ट्रंप निश्चित रूप से इस युद्ध से अब निकलना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति हो गई है, एक हिंदी क्षेत्र में बोला जाता है भई गति सांप छुछुंदर केरी, मतलब सांप अगर छुछुंदर को खाने की कोशिश करे तो निगला भी नहीं जा रहा है और उसको फेंक भी सकते हैं तो अंधा हो जाएगा, ये जो कहावत है। तो वैसी स्थिति हो गई है अमेरिका की। जो उनकी पॉलिसी है बिल्कुल एक एपिक फ्यूरी नहीं, ब्लाइंड फ्यूरी के रूप में एक इकोनॉमिस्ट जर्नल है उसने निकाला भी था। तो उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 5 दिन के समय की जो बात करते हैं, 5 दिन के समय वो यह मान के नहीं चले कि वो कोई बहुत बड़ा डील करना चाहते हैं, वो स्ट्रैटेजी फिर से डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हॉर्मुज को अगर खोलना है, और जो उनकी मजबूरी है, अगर हॉर्मुज नहीं खोलते हैं तो और भी समस्या बड़ी हो जाएगी। तो वैसे में वो किस ढंग की नीति अपनाए। ईरान वहाँ उनसे अभी जैसा कि सीज फायर से ईरान का डिमांड है कि इमीडिएट सीज फायर हो, और ईरान तो अब यह भी मांग रहा है कि आपने जो डैमेज किया है उसके बदले में आप उसका जो भुगतान है वो कीजिए। और ईरान की तरफ से खबर हमारे पास ये भी हमने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जितने शिप हैं उसके ऊपर एक हैवी कॉस्ट इंपोज करने जा रहा है वो, जो कि भारतीय रुपयों के अनुसार 18 करोड़ रुपए के आसपास पर शिप का कॉस्ट इंपोज ईरान करेगा। तो वो अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप पैरेलली कर रहा है। उसका कारण मैं बता दूं को ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका दूसरे वहाँ से भी पैसा कमाने की नीति बना रहा था। अमेरिका यह बोल रहा था कि उनके शिप्स जो हैं वो प्रोटेक्शन देंगे और उनके प्रोटेक्शन में ये सारे शिप्स जाएंगे और इंश्योरेंस का कॉस्ट और बाकी कॉस्ट जो अमेरिका वो अमेरिका वसूल करेगा। तो इससे पहले कि अमेरिका ऐसा करे, ईरान ने एक दूसरी पॉलिसी लाई कि वो 2 मिलियन या कुछ भी जो डॉलर का उन्होंने बताया कि जो भी वहाँ से देंगे तो वो ईरान को देंगे। तो ये इसेंशली अमेरिकन पॉलिसी जो था इकोनॉमिक एक तरह से बूटी का, तो उसको काउंटर करने की पॉलिसी है और इसी कारण से ईरान कर रहा है। लेकिन हॉर्मुज में वो ज़्यादा ये इसकी जो नीति ईरान की वो अभी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ईरान ऐसा करेगा तो आप भविष्य में हम मान लें तो श्रीलंका भी कर सकता है, भारत भी कर सकता है, चीन भी कर सकता है। तो इसलिए वह नीति ज़्यादा नहीं चलेगी, वो एक तरह से अमेरिका में दबाव बनाने की कोशिश थी। ठीक है, लेकिन अभी भी 2 एडवेंचर ऐसे हैं और कर्नल मयंक चौबे मैं चाहूंगा कि बताएं उस बारे में आप कि क्या ये एडवेंचर 5 दिन के बाद होने वाले हैं। पहला तो ये कि जो प्राइमरी मोटिव था इस पूरे वॉर का कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कब्जा करना, क्या इजराइल अभी भी मोसाद एजेंट्स के तहत या किसी और तरीके से उस पर कब्जा करने की और कोशिश करेगा इतने नुकसान के बावजूद? दूसरा, खार्ग द्वीप पर जो कब्जे की बात, और ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के लगभग 4,500 मरीन कमांडोज हैं जो कि एक्शन के लिए एकदम तैयार हैं। ये 5 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद क्या ये एडवेंचर होगा क्या? मुझे अनंत ये एडवेंचर होते दिखाई नहीं दे रहा। पहला, बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना जो है वो ट्रंप साहब के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो मुझे बूट्स ऑन ग्राउंड जाकर दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि हर एक बॉडी बैग की बहुत बड़ी पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ेगी राष्ट्रपति ट्रंप को।
तो बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है मोर बॉडी बैग्स, और मोर बॉडी बैग्स के इस समय ट्रम्प साहब बिल्कुल मूड में नहीं है और ना ही उनमें ये ताकत बची है कि और बॉडी बैग्स आए। अगर आप ये कहते हैं कि ये लड़ाई तेल के लिए हो रही है, तो मेरा मानना जो है वो विद पिंच ऑफ सॉल्ट मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। देखिए अनंत, हमने कुछ दिन पहले जी न्यूज़ के स्टूडियो से भी ये वॉर डिस्कस की थी, अब भी कर रहे हैं और 5 साल के बाद भी करेंगे, क्योंकि ईरान का वहां पर रहना आवश्यक भावी है। ट्रंप की जितनी भी आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं यूएसए की, वो तब तक चलेंगी जब तक खाड़ी देश जो है वो परेशान रहेंगे, और खाड़ी देशों को परेशान करने के लिए ईरान का वहां होना लाजमी है। तो ईरान को मारा जाएगा, लेकिन इतना नहीं मारा जाएगा कि वो उसकी कमर टूट जाए। ईरान हमेशा थ्रेट बनकर वहां पर रहेगा। ये तो आपने अमेरिका का पक्ष बताया सर, लेकिन नेतन्याहू का तो दशकों पुराना ख्वाब है ना ईरान को खत्म करना, इस युद्ध के साथ ही हैं उनके वो। तो क्या अमेरिका की डील के चक्कर में अपना ख्वाब भूल जाएंगे वो? नहीं, ख्वाब भूलेंगे नहीं, लेकिन इजराइल को वहां पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल जो है वहां तक नहीं जा पाएगा जहां तक वो जाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो ईरान को फिर भी वहां पर रखना चाहेंगे। देखिए, इजराइल ने 12 डे वॉर में बोला था कि आप नतांज पे आपने अटैक किया है, फार्दो पे अटैक कीजिएगा। फार्दो पर उनके कहने के 12 दिन के बाद में अटैक होता है, 10 दिन के बाद में अटैक होता है। क्यों इमीडिएटली B2 बॉम्बर्स वहां पर क्यों नहीं भेजे गए? क्यों 10 दिन की मोहलत दी गई उस फैसिलिटी को जहां पर कि इनके पास में न्यूज थी कि एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है? तो इसके लिए अनंत बहुत बड़ी बातें हैं। नहीं चाहता यूएसए कि ईरान जो है वो खत्म हो जाए। ईरान एक पोटेंट दुश्मन बनकर खाड़ी में रहेगा, तब तक अमेरिका का ही भला होगा और बाकी जितने खाड़ी देश हैं वो परेशान रहेंगे। नहीं, अब ये इक्वेशन सर मुझे उलझी हुई लग रही है। देवनाथ साहब मुझे बताइए, जो कि कह रहे हैं अभी कर्नल मयंक चौबे कि भाई अमेरिका चाहता है कि ईरान वहां रहे। भाई अगर अमेरिका चाहता है ईरान वहां रहे तो शुरुआत में आपने इजराइल को एड इसमें क्यों किया? हालांकि जो ट्रंप का भी हालिया बयान है जिन्होंने कि अपने पीट हेगसेथ को बोल दिया कि भाई तुम्हारी वजह से, तुमने कहा था इसलिए हमने अटैक कर दिया, यानी अपना पल्ला तो साफ कर रहे हैं। वैसे देखो अनंत, अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कच्चा तेल, गैस या भविष्य में रेयर अर्थ मिनरल मिलें, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे। डेफिनेटली यही बहुत बड़ी वजह थी कि ट्रंप लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं सर। उनके एडवाइजर हैं। देखिए, डेमोक्रेट्स थे इसके पहले जो भी, उन्होंने भी इसी को फॉलो किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है, डेमोक्रेट्स हों रिपब्लिकन्स हों, दुनिया भर में जहां कच्चा तेल है, गैस है, वो अमेरिका का है। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के कच्चे तेल का पूरा जो व्यवसाय है, ड्रिलिंग है, अमेरिकन कंपनी के हाथ में चला जाए। उसका जो रिफाइनरीज हैं अमेरिकन कंपनीज के हाथ में चले जाएं। अमेरिकन कंपनी सब डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हैं। स्टोरेज भंडारण अमेरिका के कंट्रोल में रहे। उसके बाद बड़ी चीज़ कि किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, चीन को नहीं बेचना है, वो अमेरिका तय करेगा। उसके बाद और भी बड़ा सवाल कि ज्यादा कीमत पर बेचना है, कम कीमत पर बेचना है, भारत को और चीन को ज्यादा कीमत पर बेचना है, वो अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जिसको बेचेगा उसको बोलेगा तुम डॉलर में खरीदो। लेकिन अमेरिका अपने हाथ में रखेगा कैसे सर? इसी युद्ध की विभीषिका के बीच में रूस से तेल खरीदने की परमिशन मिल चुकी है, ईरान से तेल खरीदने की परमिशन। मई 2019 के बाद भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीदा, लेकिन अब परमिशन है खरीदने की, अब खरीद रहे हैं। अनंत देखो, बहुत चुन चुन के अपना शब्द इस्तेमाल करते हैं कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए रूस से इसलिए खरीदने दिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 200 के ऊपर ना चली जाए, 110 100 के आसपास रहे। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके जो मित्र देश हैं, चाहे नेटो के देश हों, चाहे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा हो, इनको तकलीफ हो। क्योंकि ये सब ट्रंप के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि कच्चे तेल का कीमत 150 हो जाएगा, युद्ध बंद करो। इस दबाव के एक बयान के बाद एकदम से गिरावट कल आ भी गई कच्चे तेल की कीमतों में। हाँ देखो, अनंत जो है वो बहुत अनंत हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका को कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हुए, दुनिया भर के कच्चे तेल को अपने हाथ में रखते हुए डॉलर की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। वो एक ही चीज चाहते हैं कि दुनिया में जो बेचे वो डॉलर में बेचे, जो मुनाफा हो वो अमेरिकन बैंक्स में जमा। लेकिन इसी बीच में NIOC जो है, ईरानी नेशनल ऑयल कंपनी, और प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा सवाल को लेकर के कि उसकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया तेल खरीदी को लेकर के। NIOC ने कहा कि हम डॉलर में ट्रांजैक्शन करेंगे, भारत ने कहा कि रुपये में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और इनपुट्स ये आए हैं कि कुछ ऐसे विक्रेता हैं भी जो ये मान भी गए हैं कि रुपये में ट्रांजैक्शन हो सकती है।
तो क्या डॉलर का प्रभुत्व उतना ही रह जाएगा या फिर हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बेटर पर्सपेक्टिव तैयार हो रहा है? देखिए, दो सवाल आप पूछ रहे हैं अनंत। एक तो कि डॉलर का प्रभाव, डॉलर जो हम अगर बार्टर सिस्टम यानी कि रूपी नेशनल करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो क्या डॉलर पे प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है केवल ईरान से हमारे ट्रेड अगर रूपी और वहाँ की करेंसी में हो तो उससे डॉलर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं बता दूँ। लेकिन यह जरूर है कि भारत कई देशों के साथ, कम से कम रूस के साथ मैं बता दूँ कि रूस के साथ भी जो भारत का ट्रेड हो रहा है वो नेशनल करेंसी रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है। और जो डी डॉलराइजेशन की जो बात चल रही है कि ब्रिक्स के सारे देश आपस में अब जो लोकल करेंसी नेशनल करेंसी है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं बता दूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है अनंत, अगर आप अपने लोकल करेंसीज में ईरान के साथ आप तेल खरीदते हैं तो ईरान के पास जो रुपया जाएगा उस रुपये का ईरान को कुछ खरीदना पड़ेगा, तो आपको वहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप वो रुपये को यूज़ कर सकता है, नहीं तो रुपये को कहाँ यूज़ करेगा। उसके बाद अभी उसको जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा उस डॉलर का है या हार्ड करेंसी का है, जिससे कि वो अपना वेपन या जो दवा मेडिसिन इत्यादि जो है वह खरीद पाए। लेकिन यह संभव है कि अगर भारत के साथ इस ढंग का अरेंजमेंट हो जिसमें कि हम यहाँ से तेल वहाँ से लें और कुछ उसी डॉलर में वैल्यू डिटरमाइन करें और उतने ही वैल्यू का अगर वहाँ पे सामान भेज पाएँ तो ये सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन एक दिक्कत, और चूंकि आप जानते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम से ईरान को निकाल दिया गया है। स्विफ्ट सिस्टम जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है उसका जो सिस्टम है, तो वैसे में एक बहुत बड़े पहले यूको बैंक के माध्यम से हमने करने की कोशिश की थी और 60,000 करोड़ से ज्यादा का सर यूको बैंक के पास पैसा आता, बैंक पूरा रिवाइव हुआ था उसी करेंसी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वो चूंकि हमारा ट्रेड उससे बिल्कुल खत्म हो चुका था तो वह भी उस ढंग से फंक्शनल नहीं है। लेकिन यह संभव है कि ईरान को, देखिए ईरान से को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है भारत से अभी, जिसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक मेडिसिन का और दूसरा जो हम राइस का, जो बिरयानी राइस आप जिसमें बनाते हैं, इन सारी चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है। दाल राजमा इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तेल के बदले। और यह संभव है कि दोनों देश आपस में उस एक ट्रांजैक्शनल जो है नेशनल करेंसी या डॉलर के माध्यम से एक बार्टर सिस्टम ढंग की व्यवस्था करें। बार्टर सिस्टम ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, ठीक है। कर्नल मयंक चौबे, मैं एक फाइनल कॉन्क्लूजन की तरफ आऊंगा सर। इन 5 दिनों को लेकर के जिस शब्द का मैंने शुरुआत में इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, टाकू, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, तो वो जब टाको मूवमेंट ये अगर होने की संभावना है तो ये युद्ध से चिकन आउट होने की संभावना आ रही है। यह जो शांति का प्रस्ताव इंगित किया गया, इशारा किया गया 5 दिन की मोहलत देकर के, ये उससे चिकन आउट करने की संभावना है। दोनों में से क्या आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? देखिए, यूएसए इससे बाहर निकलना चाहता है। नेगोशिएशन आज से नहीं है। जब आपने खबर चलाई थी कि ट्रंप साहब को सेफ हाउस में ले जाना जा रहा है, उस दिन से नेगोशिएशंस ऑन है, पसे पर्दा। ये मैं आपको बड़ी सोच समझकर और बड़ी मतलब कि पुख्ता खबर दे रहा हूं। ये सोर्सेज ने मुझे ये भी बताया हुआ था। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है वो मैं जब आपसे मिलूंगा पर्सनली तब आपको बता दूंगा मैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस समय हालांकि ट्रंप साहब ने बोला है कि 5 दिन के लिए हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल ने बोला है कि हम 3 हफ्ते के लिए तैयार हैं। और इजराइल अपने आप को 3 हफ्ते के लिए लड़ाई के लिए तैयार करके चल रहा है। अभी 1.5 हफ्ते के लिए उनके स्कूल्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं और उसके ऊपर फिर उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने ये बयान दिया है। नहीं, लेकिन कर्नल मयंक चौबे, मैं बस बीच में आपको एक सवाल के लिए रोक रहा हूं सर। तो क्या इजराइल इस युद्ध में फंस चुका है क्या? क्योंकि ईरान ने तो साफ जता दिया कि भाई सुपर पावर अमेरिका हमारे सामने ठहर नहीं पा रहा, हम उसके अटैक का जवाब दे रहे हैं और अब तो 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हमारे पास हैं, तुम तो क्या ठहरोगे आगे यार? देखिए अनंत जी, ये मिसाइल जो इन्होंने फायर की है ना, मेरा मानना ये है कि ये चाइनीज मिसाइल है। आई थिंक ये फेंगडेंग 21 वैरायटी की है जो कि 4000 किलोमीटर मार करती थी। इसको आई थिंक डेथ ऑफ गुआम या गुआम ऐसी कुछ से नाम से पुकारा जाता है, नाम भूल रहा हूं मैं जी। तो ये मिसाइल जो है मेरे अनुमान से ईरान की मिसाइल नहीं है, ये चाइना से आई है और 2 मिसाइल इनके पास में आई थी और 2 और स्मगल हो रही है। तो आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में 2 मिसाइल और फायर की जाएंगी। और इस समय यूरोप जो है वो घबराया हुआ बैठा है, क्योंकि यूरोप को पता है कि अगर वो जाती है डियोगो गार्सिया की तरफ तो उतनी ही दूरी यूरोप की भी है जी। तो इस समय यूरोप भी बड़ा फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। बट ये वॉर जो है धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। ये नहीं, तो ये वॉर अब सर और इंटेंस होगी या डीएस्केलेशन का प्रोसेस शुरू होगा? यहाँ से वॉर धीरे धीरे धीमी धीमी होती रहेगी, छुटपुट गोलीबारी हम देखते रहेंगे, बमबारी देखते रहेंगे, छुटपुट गोलीबारी होती रहेगी, वॉर गंदी होती रहेगी, ये अमेरिकन शोर्स तक भी जाएगी। अभी इस समय अमेरिका जो है इससे अछूता नहीं रहेगा। अमेरिकन शोर्स तक ये वॉर पहुंचेगी सर, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ। तो फिर ट्रंप का ये बैकआउट करने वाला जो प्लान है सर वो कैसे कामयाब होगा?
देखिए ऐसा है कि आपके ईरान के पास में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का उसने नाम दिया हुआ है। हाँ। अभी उसका एक एक्सेस काम कर रहा है हिजबुल्लाह का। जी। हमास जो है उनको खरीद लिया गया है, वो खरीद के बाद में चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन जो इनके स्लीपर सेल्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। तो स्लीपर सेल्स अभी आपको दिखेंगे एक्शन में आते हुए, और ये वॉर में अभी भी कह रहा हूं गंदी होगी, बढ़ेगी और ये अमेरिकन शोर्स तक जाएगी, ये मेरा अनुमान है इस समय। ठीक है प्रोफेसर राजन कुमार, आपको भी यही उम्मीद है? आप डीएस्केलेशन होता हुआ देख नहीं रहे हैं और इंटेंस होते हुए इस वॉर को आप देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका सच में डीएस्केलेट अभी करना चाहता है। इससे उसको लग गया कि नेतन्याहू के चक्कर में, और नेतन्याहू पीठ से जानते हैं कि जो इस लॉबी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, तो उसके चक्कर में वो फंस गए। ये ट्रंप को तो पता चल चुका है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि ट्रंप अभी वहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि सर नेतन्याहू ये तो नहीं कह रहे कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी इसराइल का अपना नुकसान तो होगा ही होगा, अमेरिका को साथ में खींच के ले जाएंगे। नहीं, नेतन्याहू के हिसाब से ये सक्सेसफुल है, क्योंकि नेतन्याहू की कोशिश यह थी कि ईरान को जितना संभव कमजोर किया जाए। नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अलाइज जो हैं दूसरे अरब वाले देश वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बाकी अरब देश भी इजराइल को लेकर कोई अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं। तो नेतन्याहू की तो एक तरह से उपलब्धि है, उन्होंने ईरान को काफ़ी कमजोर कर दिया, अगले 5-7 साल तक उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को डैमेज कर दिया, मिसाइल की कैपेसिटी को काफ़ी डैमेज किया। नुकसान हुआ है अमेरिका का, नुकसान अमेरिका के, उसके अलाइज घबरा गए हैं। सबको यह लग रहा है कि ईरान जैसा देश अब उनको परेशान किया हुआ है, त्रस्त किया हुआ है, तो अमेरिका की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पे 60% जनता जो अमेरिका को वह भी है, उनको भी है, वो भी अमेरिका की पॉलिसी, ट्रंप की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। तो वैसे में अगर अमेरिका भी अभी अगर वापस जाता है इस वक्त पे, तो वहाँ पे जो मिड टर्म इलेक्शन है या जो अमेरिका में जो माहौल है वो काफ़ी ट्रंप के विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो वैसे में उनको दिखाना पड़ेगा। रेटिंग से सर वो भी काफी कम बताई जा रही है, 20% के आसपास आ चुकी है। बिल्कुल, और उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि अमेरिका को कुछ दिखाना पड़ेगा, हमने कुछ उपलब्ध किया, ताकि वो वहाँ पे क्लेम क्या कर सकें कि मैं वहाँ पे जीत के आया हूँ। तो वैसे में हो सकता है कि कोई वहाँ पे ऑयल फील्ड या कुछ के लिए वो नेगोशिएट करें या उसको कैप्चर करने की कोशिश करें, इसलिए अभी कुछ समय तक तो युद्ध के चलने की संभावना है। ठीक है, एक फाइनल कॉमेंट सर मैं चाहूँगा देवा साहब आपसे कि अमेरिका के साथ ये तो नहीं हो रहा कि भाई ना खुदा मिला ना फिसाले सनम, जिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ जंग में दाखिल हुए थे वो तो हासिल हो नहीं पा रहा, नुकसान और हो रहा है, निकलना चाह रहे हैं वॉर से, निकल भी नहीं पा रहे हैं। आनंद देखिए कितनी अजीब बात है कि ये युद्ध जिस मकसद से चालू किया गया था कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए, ईरान लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल ना बनाए, वो अब पृष्ठभूमि में रह गया है। अब बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, 22 देश मुझे मदद करो। अब तो बात सर्वाइवल पर आ चुकी है सर। एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 28 फरवरी तक खुला हुआ था, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 तारीख तक खुला हुआ था, अब वो उसको खुलवाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध की विभीषिका और ट्रंप के मानसिक विडंबना को दिखाता है। ये वॉर प्लानिंग की कमी भी है सर क्या? एकदम, उन्होंने ना पेंटागन की सुनी, उन्होंने ना CIA की सुनी, उन्होंने डेमोक्रेट्स की तो बात ही नहीं सुनी, उन्होंने अपने तो जो आपने कहा था कि ट्रंप लॉन्ग टर्म सोचते हैं सर, वो इस वॉर में दिखाई नहीं पड़ रहा है कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हाँ, वो डे ट्रेडर हैं। हाँ, FNO करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया, प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। ठीक है सर, बहरहाल पहला दिन आज है, 4 दिन का वक्त और है, 4 दिन के बाद इस युद्ध की अगली तस्वीर क्या होगी हम आपको वो भी बताएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ साहब, मयंक चौबे जी और डॉक्टर राजन कुमार, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के। तो एजेंडा में लगातार वही खबरें हम उठाएंगे जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, बिना चीख चिल्लाहट, बिना तूतू में काम की खबरों की बात होगी। जुड़े रहिए।